सीधी सीधी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और वहाँ स्थानीय पार्टी जो खड़ी हुई है, अभी खड़ी हुई है जी, वो भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको बाप के नाम से जाना जाता है, उसका उम्मीदवार राजकुमार रो खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिनको महेंद्र मालवीय जी जो वर्षों तक सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है, वो हमारे पार्टी के, मैं क्या कहूँ, जनता के लिए कि अपरिपक्वता का द्योतक है। इसलिए कांग्रेस वास्तव में अपने स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले पंचायत राज चुनाव में भी इस भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ इनको लड़ना है और उस समय इनकी हालत इतनी पतली हो जाएगी कि इनके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे कई जगह पे, ऐसा मैं मानता हूँ। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के, ये जहाँ डेमोक्रेसी में जहाँ वो पार्टी के रूप में सामने मुकाबले के लिए आएगी, उस समय कांग्रेस का क्या मुखटा होगा, क्या जवाब होगा, वो जनता बताएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम राज्यसभा सांसद चुन्नालाल जी गरासिया से जुड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा के चुनाव हुए, अब इन पर एक जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की भी है। हमारा स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सांसद चुन करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं इसको जिम्मेदारी मानता हूँ। स्वाभाविक रूप से निर्वाचन के तरीके से एक जनरल सीट से मेरे एक आरक्षित परिवार का सदस्य होने के नाते मुझे मेरा चयन भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री हमारे अमित शाह साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा साहब ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इस जिम्मेदारी को समझते हुए अभी तुरंत मुझे लोकसभा की, मेवाड़ की और वागड़ की सीटों पे चुनाव प्रचार का जिम्मेदारी दी है। सभी समाजों को साथ में जोड़ते हुए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार राजस्थान से 25 में 25 सीटें मिले, उसका मेवाड़ पूरे जोर से चारों सीटें इस 25 की झोली में, राजस्थान की झोली में डाल करके हम विजय श्री दिला करके दिल्ली में भेजेंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं सब क्षेत्र में, सभी समाज के क्षेत्रों में जा करके भारतीय जनता पार्टी का संदेश वहां तक पहुंचाया। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा सीट है, इस पर पेच फंसा है, लेकिन जो तीसरी पार्टी है उसका कोई वजूद नहीं रहने वाला है। सीधी सीधी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और वहाँ स्थानीय पार्टी जो खड़ी हुई है, अभी खड़ी हुई है जी, वो भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको बाप के नाम से जाना जाता है, उसका उम्मीदवार राजकुमार रो खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिनको महेंद्र मालवीय जी जो वर्षों तक सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है, वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। यह सीधी सीधी क्षेत्रीय पार्टी से हमारा मुकाबला है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सीधा मुकाबला ना होकर के कांग्रेस से मुकाबला मैं मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस उस पार्टी के साथ बिल्कुल पीछे दीवार की तरह खड़ी है और इस भारतीय आदिवासी पार्टी को आश्वासन दिया है कि हम हमारे प्रत्याशी को उतारा तो है, लेकिन उसको विड्रॉ करने के लिए कहा तो उसने नहीं किया, तो हमने पार्टी से उसको निकाल दिया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, इतनी परिपक्व पार्टी, इतनी देश की पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का दिवालियापन साबित होता है कि अपना कैंडिडेट उतारना और उतार करके सिंबल उसका हमारे बैलेट पेपर में छप जाना और अरविंद डामोर नाम के युवा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, परिपक्व कार्यकर्ता हैं, उसको टिकट दिया। टिकट देने के बाद उसका फार्म भी स्वीकार हुआ और उसके बाद घोषणा करती है कांग्रेस पार्टी कि हम बाप के समर्थन में हमारा उम्मीदवार को वापस लेते हैं। लेकिन उम्मीदवार ने तो कह दिया मैं विड्रॉ फार्म नहीं करूंगा, पार्टी से उसको निकाल दिया। लेकिन कैंडिडेट बैलेट पेपर में खड़ा है। असली वास्तव में जो कांग्रेसी मतदाता होंगे, जो वास्तव में दिल से कांग्रेस को चाहते हैं, वो तो उसको मतदान करने वाले हैं। सीधा सीधा नुकसान इसका भारतीय आदिवासी पार्टी को होना है, क्योंकि सीधा वोट भारतीय आदिवासी पार्टी को जाना था कांग्रेस का, वो 100% नहीं जाएगा। कांग्रेस का वोटर इस समय
गुमराह है। उनके नेतृत्व के कारण अशोक जी गहलोत समझौता करते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ में, और एक तरफ दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे के खिलाफ जालोर सिरोही में भारतीय आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है। मैं समझता हूं कि प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक जी गहलोत या तो अपनी परिपक्वता राजनीति में क्यों नहीं अभी दिखा पाए, या इस तरह के क्या इनकी मजबूरियां रही है इस भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ कि इन्होंने समझौता होते हुए इस पार्टी ने, जो छोटी सी आदमी सी पार्टी है, उनके बेटे को हराने के लिए अपना उम्मीदवार सिरोही जालोर से खड़ा किया है, उदयपुर से खड़ा किया है। ऐसे कई जगह इन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। और दूसरी तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस अपना उम्मीदवार न खड़ा करते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन दे रही है। तो यह दोनों ही बातें कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे ऐसे अशोक जी गहलोत को मैं समझता हूं कि इनका इस तरह का निर्णय, मैं क्या कहूं, जनता कह रही है कि अपरिपक्वता का द्योतक है। इसलिए कांग्रेस वास्तव में अपने स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले पंचायत राज चुनाव में भी इस भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ इनको लड़ना है, और उस समय इनकी हालत इतनी पतली हो जाएगी कि इनके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे कई जगह पे, ऐसा मैं मानता हूँ। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के ये जहाँ डेमोक्रेसी में जहाँ वो पार्टी के रूप में सामने मुकाबले के लिए आएगी, उस समय कांग्रेस का क्या मुखटा होगा, क्या जवाब होगा, वो जनता बताएगी। उदयपुर सीट की चर्चा इसलिए भी है कि इस बार पहली बार यहाँ 2 अधिकारी हैं, और दोनों ही ऐसे अधिकारी हैं जो पब्लिक डीलिंग से लगातार जुड़ाव रखते रहे हैं। इस सीट का जो मुकाबला है बहुत जल्द अब इस पर मतदान भी होना है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की यह चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2 राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव हैं। एक पुरानी राष्ट्रीय पार्टी जो अब लगभग समुद्र में आधी डूब चुकी है, और यह भारतीय जनता पार्टी जो विश्व में की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके नेतृत्व हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। आज हम 400 पार की नारा पूरे देश में दिया है। मैं समझता हूँ इस 400 पार का नारा केवल नारा नहीं है, यह पक्का वायदा है, और वायदा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बनने वाले हैं, देश की जनता पे विश्वास करके, देश की जनता का जिस ढंग का आशीर्वाद मोदी जी को मिला है और देश की जनता को जिस तरह से उन्होंने सेवा की है, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 400 पार का नारा लगाया है। निश्चित रूप से ये 400 पार का नारा एक आंधी है, और इस आंधी में कांग्रेस का अधिकारी कलेक्टर के रूप में इसने यहाँ जरूर काम किया है, लेकिन वो कलेक्टर के रूप में नहीं, एक कांग्रेस का एक एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया, ये मान सकता हूँ। क्योंकि उस समय भी इन्होंने कुछ कोटा क्षेत्र में जो चुनाव का विकास काम जो किए हैं, वो कल सरकार का नुमाइंदे के रूप में काम नहीं किए, लेकिन एक कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, क्योंकि उनका उसके अंदर एक स्वार्थ जुड़ा हुआ कि मैं कोटरा में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। कोटरा में विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह इस क्षेत्र के निवासी नहीं है, पहली बार। करीब करीब लोगों को अपने में संभाल लिया, अपने अपने उसमें पार्टी में सदस्यता दे दी। देखो, हर समझदार व्यक्ति हवा के साथ चलता है। ये हवा नहीं चल रही है, ये आंधी चल रही है, बीजेपी की आंधी चल रही है, और बीजेपी की आंधी में कौन नहीं आना चाहेगा। इसलिए हमने नहीं, वो आए हैं, और वो आए हैं तो हमने स्वागत किया, वेलकम किया। आइए, राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र के निर्माण में हमारे साथ जुड़ जाइए। और ऐसे कई कांग्रेस के नेता जो समझदार हैं, राम को समझते हैं, राष्ट्र को समझते हैं, राष्ट्रभक्ति को समझते हैं, ऐसे लोग आए, हमने वेलकम किया, स्वागत किया है। और समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके ताकत बढ़नी है, उनकी ताकत बढ़नी है। हमारी अधिक मार्जिन वाली सीट बता रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से अधिक मार्जिन की सीट ये जीतेंगे हम, क्योंकि राणा प्रताप की पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। ये राणा प्रताप को देखते हैं, वहाँ की जनता को, और राणा प्रताप ने देश के लिए क्या न्यौछावर किया, हर व्यक्ति जानता है, हर मतदाता जानता है, हर समाज का व्यक्ति जानता है। तो यह उनका वंशज है, और राणा प्रताप की नज़रों में उनके वंश को देख रहे हैं। उनका वंश को जो एमएलए के रूप में हम नाथद्वारा से उनको लड़ाया, विश्वराज जी को, तो हजारों वोटों से जीते हैं। अभी उन्हीं की पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, या उनकी पत्नी का पीयर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़ा हुआ है। उस नाते मैं विश्वास साथ कह सकता हूँ कि राणा प्रताप के
वंशज, मेवाड़ का इतिहास, एकलिंगनाथ का इतिहास और भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूँ ताकत, राजसमंद सीट को आंधी के रूप में हम कांग्रेस को उड़ा ले जाएंगे और चुनाव को लाखों से वोट से जीतेंगे। ऐसे में वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का भी चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसी के पैरेलल में एक दूसरा सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में अलग स्टेट की, अलग राज्य की जो मांग है, मजबूरी का फ़ायदा उठा करके यह धर्मांतरण एक प्रकार से सामाजिक रूप से एक जहर घोल रहे हैं और इस जहर को आने वाले समय में एक समाज में बहुत बड़ा वर्ग में आपस में वर्ग संघर्ष होने की स्थिति आएगी। इस नाते विशेष रूप से आदिवासी समाज में जो धर्मांतरण हो रहा है वो धर्मांतरण के मैं खिलाफ हूँ। धर्मांतरण आप गरीबी के का दुरुपयोग करके, गरीब की मजाक उड़ा करके धर्मांतरण मत करिए। धर्मांतरण कराने का जो एक हमारी अराष्ट्रीय जो ताकतें हैं हिंदुस्तान में काम कर रही हैं वह करवा रही हैं, ताकि यह आदिवासी भोला भाला है जो दिल से प्रेम करता है, दिल से सामने वाली की सेवा को स्वीकार करता है और दिल से स्वीकार करने का ये मिसयूज कर रहे हैं। और एक गरीब व्यक्ति जो बीमार होता है वो अपनी ईसा मसीह की तस्वीर को पानी में रख करके उसको पूजा करवाते हैं। वास्तव में वो तो दिखावा है, वो दवाई से ठीक करके फिर इसको उसके भावना को दोहन करते हैं और कहते हैं कि ये देवता हैं तुम्हारे, इन्होंने तुमको ठीक किया है। मैं समझता हूँ कि ये हथकंडे अच्छे नहीं मानता हूँ। गरीब के व्यक्ति को गरीबी से मजाक मत उड़ाओ, उसका दिल जीतो तो उसको आर्थिक रूप से ताकत दे के जियो, उनका दिल जीतो, न कि उसकी गरीबी से दिल जीत के। ये एक प्रकार से उस गरीबी के साथ मजाक है। ये गरीबी के साथ मजाक नहीं करो, भगवान के साथ मजाक है। आप जिस विचार को मिलता है, जिस भगवान को मानते हैं, आप उसे मानो। गरीब को क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए गरीब व्यक्ति को अपने पाले में ले जाना, उसको बहला करके फुसला करके, मैं समझता हूँ ये अधार्मिक काम है। चाहे किसी भी धर्म के लोग व्यक्ति कराता है, उस धर्म का सच में दुरुपयोग हो रहा है और भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और रोकथाम तभी हो सकती है जब इस तरह के दुरुपयोग गरीबी का करके